हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम डिस्कस कर रहे थे 15th चैप्टर न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में और लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था रेडियो एक्टिविटी और हाफ लाइफ के बारे में कि वह समय अंतराल जिसमें सक्रिय नाभिकों की संख्या प्रारंभिक सक्रिय नाभिकों की आधी रह जाती है, उस समय को हमने हाफ लाइफ यानी कि अर्धायु काल कहा था। उसके साथ ही हमने एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये देखा था कि सभी नाभिक एक साथ विघटित नहीं होते। पहले कुछ नाभिक विघटित होते, उसके बाद उसके आधे, उसके बाद उसके आधे। इस तरह नाभिक में सक्रिय नाभिकों की संख्या, सैंपल में सक्रिय नाभिकों की संख्या धीरे धीरे घटती जाती है। और इम्पोर्टेंटली हमने ये पढ़ा था कि इस विघटन में अनंत समय लगता है, मतलब सारे के सारे नाभिक विघटित होने में या सक्रिय नाभिकों की संख्या जीरो कब होगी? सैंपल में अनंत समय में। ठीक है, इसका ये मतलब है कि पहले कुछ नाभिक विघटित होते हैं, फिर उनके बाद कुछ विघटित होते हैं, फिर उनके बाद कुछ विघटित होते हैं, लेकिन सारे के सारे विघटित होने में अनंत समय लगता है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि प्रत्येक नाभिक की आयु अलग अलग होती है। किसी नाभिक की आयु जो है वो बहुत कम होती है, जो बहुत जल्दी विघटित हो जाते हैं, और किसी नाभिक की आयु बहुत ज़्यादा होती है अनंत समय तक। यानी कि सभी नाभिकों की आयु जो है वो वेरी करती है, जीरो से लेके अनंत समय तक इनकी आयु हो सकती है। और जब भी हमारे पास आयु या किसी भी क्वांटिटी में वेरिएशन होता है तो हम वहाँ पे माध्य या औसत की बात करते हैं। तो यहाँ पर भी हम नाभिकों की, रेडियो एक्टिव नाभिकों की, सक्रिय नाभिकों की औसत आयु या माध्य आयु के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हमने डिस्कस किया था गाइस रेडियो एक्टिविटी। आज हम पढ़ेंगे माध्य आयु, मीन लाइफ। ठीक है, देखिए माध्य आयु बेसिकली क्या, माध्य आयु निकालने का रीज़न ही क्या है? क्योंकि सभी रेडियो एक्टिव नाभिकों की आयु अलग अलग होगी। कोई बहुत जल्दी विघटित होता है तो कोई अनंत समय तक विघटित होता है। मतलब इनकी आयु का जो परास है वो शून्य से अनंत समय है, और इसी वजह से हम इनकी माध्य आयु ज्ञात करेंगे। तो माध्य क्या होता है? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो माध्य आयु को किस प्रकार से परिभाषित करेंगे कि समस्त, किसी भी सैंपल में उपस्थित समस्त नाभिकों की कुल आयु और नाभिकों की संख्या का जो अनुपात होता है उसे हम उसकी माध्य आयु कहते हैं। तो क्या होगा? किसी रेडियो एक्टिव नमूने में, रेडियो एक्टिव नमूने में उपस्थित सभी नाभिकों की, सभी सक्रिय नाभिक कहूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, सभी सक्रिय नाभिकों की आयु अलग अलग होती है, अलग अलग होती है, जो शून्य से अनंत तक की परास में होती है। अतः इनकी माध्य आयु ज्ञात की जाती है। ठीक है, तो अगर हम माध्य आयु की बात करें तो माध्य आयु को किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं? यहाँ लिख देता हूँ, माध्य आयु इज इक्वल टू समस्त परमाणुओं की या नाभिकों की बात करूँ मैं, क्योंकि परमाणु होंगे तभी उसमें नाभिक होंगे, एक ही बात है। समस्त नाभिकों की कुल आयु, किसी भी सैंपल में जितने नाभिक हैं उनकी कुल आयु, समस्त नाभिकों की कुल आयु, और उसमें हम नाभिकों की संख्या का भाग दे देते हैं अपॉन समस्त नाभिकों की कुल संख्या, नाभिकों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर टॉ इज इक्वल टू समस्त नाभिकों की जो कुल आयु आएगी उसे माध्य आयु को अपन टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो माध्य आयु किस प्रकार से होगी कि किसी भी सैंपल में जितने हमारे पास सक्रिय नाभिक होते हैं उन सभी की आयु अलग अलग होती है। कोई बहुत जल्दी विघटित होता है, मतलब उसकी आयु कम है, और कोई अनंत समय तक विघटित होता है। जैसे आपने देखा था ग्राफ कहीं पे टच नहीं करता, मतलब अनंत पर टच करेगा तो उन सभी की आयु 0 से अनंत तक कुछ भी हो सकती है। जब आयु वेरी कर रही है
इसका मतलब हम यहाँ पे माध्य की बात करेंगे। तो माध्य किस प्रकार से ज्ञात होगा कि जितने भी नाभिक हैं उन सभी की कुल आयु में समस्त नाभिकों की संख्या का भाग दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा कंसिडरेशन करते हैं। देखिए, हम ये मान लेते हैं कि किसी सैंपल में स्टार्टिंग में n नॉट नाभिक है। ठीक है, तो माना किसी रेडियो एक्टिव सैंपल में प्रारंभिक नाभिकों की संख्या n नॉट है। ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि जो प्रारंभिक नाभिकों की मेरे पास संख्या है वो n नॉट है। मैं इसको पहले बंद कर देता हूँ, ये हमारा फॉर्मूला है, इसका अपन यूज करेंगे। ठीक है, तो किसी रेडियोएक्टिव सैंपल में मान लेते हैं प्रारंभ में नाभिकों की संख्या n नॉट है तथा उसमें से सक्रिय नाभिक विघटित हो रहे हैं। तो हम ये मानते हैं कि dt समय में dn नाभिक विघटित हो जाते हैं। ठीक है, तथा dt समय में dn नाभिक विघटित होते हैं। तो बहुत कम समय में हम ये मानते हैं कि ये थोड़े से नाभिक विघटित हो जाते हैं। और अगर इतने कम समय में ये थोड़े से नाभिक एक साथ विघटित हो रहे हैं, मतलब इन सभी नाभिकों की आयु एक समान होगी, और वो हम मान लेते हैं कि स्मॉल t है। तथा चूंकि dn नाभिक एक साथ विघटित हो रहे हैं, ठीक है, एक साथ विघटित हो रहे हैं, अतः इनकी आयु लगभग समान होगी। क्योंकि ये एक साथ अगर विघटित हो रहे हैं, भले कम नाभिक ही एक साथ विघटित हो रहे हैं, मतलब इनकी आयु लगभग समान होगी, तभी तो एक साथ विघटित हो रहे हैं, अतः इनकी आयु समान होगी। माना यह आयु t है, कितनी है? t है। अब t वर्ष हो सकता है, सेकंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अर्धायु काल का मान कुछ भी हो सकता है। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, देखिए अर्धायु काल जो है वो हमने ये पढ़ा था कि लैम्डा इज इक्वल टू कैपिटल T इज इक्वल टू होता है 0.693 अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो अर्धायु काल क्षय स्थिरांक पर निर्भर करता है। क्षय स्थिरांक ज्यादा होगा तो अर्धायु काल कम होगा, और क्षय स्थिरांक कम है तो अर्धायु काल ज्यादा होगा। अलग अलग रेडियोएक्टिव पदार्थों के लिए क्षय स्थिरांक अलग अलग होने के कारण सभी की अर्धायु काल भी अलग अलग होगी। कुछ सेकंड से लेकर हजारों सालों तक भी हो सकता है इसका मान। जैसे पोलोनियम की अगर बात करें तो उसका केवल 10 की घात -15 सेकंड होता है अर्धायु काल, यानी 10 की घात -15 सेकंड में उसमें नाभिक जो है वो जस्ट आधे हो जाते हैं। जबकि वही हम यूरेनियम की बात करें 238 की, तो उसका होता है 4.5 × 10⁹ ईयर्स, बहुत ज़्यादा, 45 अरब या खरब वर्ष के आसपास। तो सभी की अर्धायु काल जो है वो वेरी करती है, अलग अलग रेडियोएक्टिव पदार्थ के अर्धायु काल का मान अलग अलग हो सकता है। ठीक है, कुछ सेकंड से लेके ये बहुत हजारों सालों तक भी हो सकता है। ठीक, तो हम ये मानते हैं कि किसी रेडियोएक्टिव सैंपल में स्टार्टिंग में नाभिकों की संख्या n नॉट है, और dt समय में छोटे से नाभिक dn नाभिक एक साथ विघटित हो जाते हैं, और अगर ये एक साथ विघटित हो रहे हैं तो इनकी आयु लगभग समान होगी। और जो हम t मान लेते हैं, तो t सेकंड हो सकता है, ईयर हो सकता है, मंथ हो सकता है, इसकी यूनिट हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो आप देखिए, अगर एक नाभिक की आयु t है तो dn नाभिकों की टोटल आयु कितनी आ जाएगी? dtn आ जाएगी। तो क्या लिखेंगे यहाँ से? dn नाभिकों की कुल आयु कितनी आ जाएगी? dn नाभिकों की कुल आयु जो आएगी वो आ जाएगी dn और इंटू t। ये केवल dn नाभिकों की कुल आयु है। हमें तो सभी नाभिकों की कुल आयु चाहिए, तो सभी नाभिकों की कुल आयु निकालने के लिए इस छोटी सी आयु का हम क्या करेंगे? समाकलन। तो समस्त नाभिकों की कुल आयु निकालनी हो, अगर समस्त नाभिकों की कुल आयु, तो इस छोटी सी आयु का हम समाकलन कर देंगे dn इंटू टी। और समाकलन कहाँ से कहाँ तक, आयु कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है? 0 से लेके अनंत तक वेरी करती है, तो 0 से लेके अनंत तक ये मेरे पास इस सैंपल में उपस्थित सभी नाभिकों की कुल आयु आ जाएगी। क्लियर? तो इससे हम वैल्यू किस में रख देते हैं? माध्य आयु वाले में। तो देन माध्य आयु के मेरे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी? माध्य आयु टाउ इज इक्वल टू समस्त नाभिकों की कुल आयु कितनी आ जाएगी? 0 से लेके अनंत तक
dn इंटू टी और अपॉन में समस्त नाभिकों की कुल संख्या, प्रारंभ नाभिकों की संख्या कितनी है n नॉट। तो ये वाला फॉर्मूला जो आएगा ये माध्य आयु शो करने वाला फॉर्मूला है किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में। माध्य आयु को इसी फॉर्मूले से ज्ञात किया जाता है। तो हम इसको ही और आगे पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करने के बाद माध्य आयु का एक सर्टेन फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं। ठीक है गाइस, चलिए तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। तो माध्य आयु टाउ इज इक्वल टू, ये लिखा है dn अपॉन टी एन नॉट। ठीक है, यहाँ से हम क्या जानते हैं, हमने पढ़ा था रदरफोर्ड सोडी का रेडियो एक्टिव विघटन का नियम कि विघटन की जो दर है इकाई समय में विघटित होने वाले नाभिकों की संख्या वो प्रारंभिक नाभिकों की संख्या के समानुपाती होती है, यानी कि dn अपॉन dt बराबर होता है लैम्डा इंटू एन। यहाँ पे माइनस आधा था गाइस, और माइनस केवल ये दर्शाता है कि सक्रिय नाभिकों की जो संख्या है वो धीरे धीरे यहाँ पे घट रही है। तो हम यहाँ पे माइनस नहीं लेंगे, हम यहाँ पे प्लस लेंगे, मतलब हम इसमें किसकी बात करेंगे, हम मॉड की बात करेंगे, क्योंकि माइनस तो केवल ये दर्शाता है कि ये सक्रिय नाभिकों की संख्या यहाँ घट रही है। यहाँ से अगर मैं dn की वैल्यू निकालूंगा तो dn बराबर क्या आ जाएगा, लैम्डा n तो है ही, ये dt इसके गुणा में आ जाएगा तो इंटू dt। तो यहाँ dn बराबर आ जाएगा लैम्डा n इंटू dt। ये dn की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा मेरे पास, टाउ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी, इस dn की जगह आ जाएगा लैम्डा n dt, ये आ जाएगा लैम्डा n dt और इनटू में क्या है t इंटू t और अपॉन में n नॉट। क्लियर। इसके अतिरिक्त हमने और क्या फॉर्मूला पढ़ा है कि सक्रिय नाभिकों की संख्या जो होती है n, वो होती है n नॉट e टू दी पावर माइनस लैम्डा t। क्लियर। तो यहाँ से n की जगह ये वैल्यू पुट कर देते हैं, मेरे पास आ जाएगा माध्य आयु बराबर इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी, इस लैम्डा की जगह लैम्डा, n की जगह आ जाएगा n नॉट e टू दी पावर माइनस लैम्डा t इंटू टी और ये आ जाएगा dt और अपॉन n नॉट। क्लियर। यहाँ से हम क्या देखते हैं, लैम्डा और n नॉट कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे। सो टाउ इज इक्वल टू लैम्डा n नॉट इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस लैम्डा t डॉट t dt और अपॉन में n नॉट से n नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ से मेरे पास आ जाएगा टाउ इज इक्वल टू लैम्डा इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस लैम्डा t इंटू डी टी। तो ये मेरे पास फॉर्मूला निकल के आ जाएगा इंटीग्रेशन का। इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा माध्य आयु ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो आप देखिए इसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है, मैथमेटिक्स में हम पढ़ते हैं आईलेट करके। ठीक है, आईलेट, जो मैथ के स्टूडेंट हैं उनको ये पता या तो चल गया होगा अगर सर ने पढ़ाया है इंटीग्रेशन अभी तक, और नहीं है तो आपको भी अभी तक पता नहीं होगा। इसकी फुल फॉर्म होती है इनवर्स, लॉगरिथमिक, अरिथमेटिक, ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल। जब हम इस तरह के इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं तो इस रूल का यूज़ करते हैं, इनवर्स वाले फंक्शन को पहले इंटीग्रेट करते हैं, उस लॉगरिथम वाले को बाद में, एल्गोरिथम अलजेब्रा को उसके बाद में, ट्रिग्नोमेट्री को उसके बाद में और एक्सपोनेंशियल को सबके बाद में। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक्सपोनेंशियल है तो इसको तो अपन v मानते हैं और इसको u मानेंगे। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला ये होता है कि इंटीग्रेशन u डॉट v का जो फार्मूला होता है वो मेरे पास क्या आता है, इंटीग्रेशन u dx या u dv, u du। मैं इसका फार्मूला बता देता हूँ, पहले ये आप लिख लीजिए, उसके बाद मैं इसको रफ कर देता हूँ, रफ करने के बाद इसके फार्मूले को डिस्कस करता हूँ मैं। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम इन्वर्स वाले, ये जो दे रखा है एक्सपोनेंशियल वाला सबसे लास्ट में, तो इसको तो हम u मानेंगे और इसको अपन v मानेंगे। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला ये होता है दैट इंटीग्रेशन u बाहर v dx माइनस इंटीग्रेशन du अपॉन dx इंटू इंटीग्रेशन v dx और इस पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, इस पूरे का इंटीग्रेशन, ये मेरे पास फॉर्मूला आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले में अपन वैल्यू पुट अप करके और इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं गाइस। ठीक है, चलिए, ये इंटीग्रेशन यहाँ नहीं आएगा, ये यहाँ, इस फॉर्मूले में अपन वैल्यू पुट अप करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इस वाले पोर्शन को अपन रफ कर देते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए,
तो इस पूरे पोर्शन को अपन रफ कर देते हैं। हालांकि मैं इसका डायरेक्ट भी आपको बताऊं तो भी चलता, ऐसा कुछ इसमें वो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बट अपन इसको पूरा सॉल्व ही कर लेते हैं। ठीक, तो देखिए u की जगह मेरे पास क्या दे रखा है t, तो ये लैम्डा तो ऑलरेडी बाहर ही है, इस लैम्डा को अपन लिख लेंगे बाहर। ठीक, फिर क्या आ जाएगा u इंटीग्रेशन v dx, u कितना है t इंटीग्रेशन v dx, v कितना दे रखा है e टू दी पावर माइनस लैम्डा t dt माइनस इंटीग्रेशन du अपॉन dx, सो d अपॉन dx की जगह dt, u की जगह कितना है t, फिर इंटीग्रेशन v dx अगेन e टू द पावर माइनस लैम्डा t dt, और इस पूरे का वापस इंटीग्रेशन dt। इस इंटीग्रेशन को अपन को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगी है, सब में लिमिट लगी है 0 से इन्फिनिटी, यहाँ पर भी 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी। तो इस इंटीग्रेशन को अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस पूरे को सॉल्व करने के बाद डायरेक्ट जो आंसर आता है वो मैं आपको लिखा सकता हूँ, लेकिन हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो लैम्डा टॉ इज इक्वल टू लैम्डा, यहाँ पर ये t बाहर, इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx जो होता है वो होता है e टू द पावर x। अगर इंटीग्रेशन e टू द पावर ax dx है तो ये आ जाएगा e टू द पावर ax और अपॉन a। ठीक है, डिवीजन में आ जाएगा, तो यहाँ इसको सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा e टू द पावर माइनस लैम्डा t और अपॉन माइनस का लैम्डा 0 से इन्फिनिटी। क्लियर, जैसे अपन वो फॉर्मूला लिखा मैंने बोर्ड पे एज इट इज इसका भी सॉल्यूशन होगा। माइनस इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी, इसका आएगा कितना 1 डॉट, इस पूरे को अभी सॉल्व किया यही आएगा मेरे पास, ये आएगा e टू द पावर माइनस लैम्डा t अपॉन माइनस लैम्डा और ये 0 से इन्फिनिटी और डॉट dt। तो यहाँ से आ जाएगा टॉ इज इक्वल टू लैम्डा, ये आ जाएगा t, और इस पूरे में अपन वैल्यू पुटअप करेंगे। ठीक है, वैल्यू पुटअप करने पर मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 0 गाइस। कितनी आ जाएगी 0। इस पूरे को सॉल्व करने पर हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी मेरे पास 0। इस पूरे में वैल्यू रखेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगी, सीधे तौर पे 0 आ जाएगा, फाइन पुटिंग डायरेक्ट 0, और माइनस ये हो जाएगा प्लस 1 अपॉन लैम्डा बाहर, क्या बचेगा मेरे पास इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस लैम्डा t डॉट dt अगेन। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा टॉ इज इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा, इसका वापस अपन करेंगे तो क्या आ जाएगा e टू द पावर माइनस लैम्डा t और अपॉन, अच्छा इसमें मेरे को वैल्यू पुटअप करनी थी अगेन, नहीं हाँ, इस पूरे में अपन वैल्यू पुटअप करेंगे अगेन। यहाँ पे हम दो जगह लिमिट नहीं लगाएंगे, ये वाली लिमिट कैंसिल कर देंगे क्योंकि इंटीग्रेशन वाला यही रहेगा, यहाँ से ये लिमिट हटा देंगे, ये वाली लिमिट रहेगी केवल। तो इसको सॉल्व करने पर वापस आ जाएगा अपॉन माइनस लैम्डा, फिर अपन लिमिट लगाएंगे 0 से इन्फिनिटी। क्लियर, सो ये आ जाएगा मेरे पास टॉ इज इक्वल टू लैम्डा, ये माइनस 1 अपॉन लैम्डा, और इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो जब इन्फिनिटी रखेंगे तो आ जाएगा 0, और 0 रखने पर क्या आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा मेरे पास वैल्यू, ये लैम्डा इंटू लैम्डा, लैम्डा का स्क्वायर। क्लियर, सो टॉ इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस और माइनस प्लस, ये लैम्डा से 1 टाइम लैम्डा कैंसिल, टॉ इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा आ जाएगा। ठीक है, यानी कि मेरे पास जो माध्य आयु का फॉर्मूला आ जाता है मीन लाइफ टॉ इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन लैम्डा के बराबर, यानी किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की जो माध्य आयु होती है वो उसके क्षय स्थिरांक के व्युत्क्रम के बराबर होती है। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि अर्धायु काल जो होता है टॉ इज इक्वल टू 1 अपॉन वो होता है log 2 और अपॉन लैम्डा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ log 2 अलग से और इंटू 1 अपॉन लैम्डा अलग से। क्लियर, तो देखिए 1 अपॉन लैम्डा की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, यहाँ पे 1 अपॉन लैम्डा की जगह मैं पुट कर सकता हूँ टॉ, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि अर्धायु काल टॉ कैपिटल T इज इक्वल टू ln2 और 1 अपॉन लैम्डा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ टॉ, तो ये आ जाएगा टॉ। फिर मेरे पास इस ln2 का मान पता है, ये क्या आता है 0.693 इंटू टॉ, इसका मतलब जो अर्धायु काल है वो माध्य आयु का 0.6
9 3 टाइम्स होता है, यानी लगभग 69% या 70% के बराबर होता है। माध्य आयु का 70% अर्धायु काल होता है। तो ये गाइस हमने बेसिकली डिस्कस करा अर्धायु काल के बारे में और माध्य आयु के बारे में कि माध्य आयु क्या होती है, किस तरह से फाइंड आउट की जाती है। तो माध्य आयु क्षय स्थिरांक के व्युत्क्रम के बराबर होती है, या फिर अर्धायु काल माध्य आयु की लगभग 70% के आसपास होती है। इससे आगे वाले वीडियो लेक्चर में हम इन्हीं पे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिससे आप इन सभी कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह से समझ सको। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच।